एक सर्फर इन लहरों पर मजे से खेल रहा है, पर उसे जरा भी अंदाजा नहीं कि उसकी ये मस्ती कुछ ही पलों में मौत के खेल में बदलने वाली है। अचानक ग्लेशियर से बर्फ का एक बहुत बड़ा टुकड़ा टूटता है और समंदर में धड़ाम से गिरता है। इसके गिरते ही एक विशाल लहर, एक मिनी सुनामी उठती है और उस सर्फर को एक झटके में निगल जाती है। इस अजीब और खतरनाक घटना की खबर तुरंत अमेरिकी कोस्ट गार्ड तक पहुंचती है। कैप्टन जेम्स मेन, एक अनुभवी और समझदार अफसर, अपनी टीम के साथ मामले की जांच करने निकल पड़ते हैं। उनके साथ है डॉक्टर किम पैटरसन, एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट जो ग्लोबल वार्मिंग के असर पर रिसर्च कर रही हैं। जब वे लोग ग्रीनलैंड पहुंचते हैं तो अपनी आंखों से उस तबाही का मंजर देखकर सन्न रह जाते हैं। उन्हें समझ आ जाता है कि ये कोई मामूली घटना नहीं है। ग्लेशियर का इस तरह पिघलना और टूटना एक बहुत बड़े खतरे की घंटी है। डॉक्टर पैटरसन कैप्टन मेन को बताती हैं कि अगर बर्फ इसी रफ्तार से पिघलती रही तो इससे इतनी बड़ी सुनामी आ सकती है जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को मिटाकर रख देगी। ये दोनों अभी इस आने वाले खतरे को समझ ही रहे होते हैं कि कहानी हमें एक दूसरी दुनिया में ले जाती है, एक ऐसी दुनिया जो जश्न और शानो शौकत में डूबी है और आने वाले विनाश से पूरी तरह बेखबर है। तारीख है 10 अप्रैल 2012। ठीक 100 साल पहले इसी दिन असली टाइटैनिक ने अपनी पहली और आखिरी यात्रा शुरू की थी। इतिहास के उसी पल को दोहराने के लिए एक नया और भी ज्यादा आलीशान और मॉडर्न जहाज टाइटैनिक 2 अपनी पहली यात्रा के लिए तैयार खड़ा है। ये जहाज ओरिजिनल टाइटैनिक की हूबहू कॉपी है, बस इसे आज की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से बनाया गया है। ये न्यूयॉर्क से ब्रिटेन के साउथहैम्पटन के लिए निकल रहा है, ठीक उसी रूट पर जिस पर पहला टाइटैनिक चला था, बस उल्टी दिशा में। जहाज का मालिक और डिजाइनर हेडन वॉल्श अपनी इस कारीगरी पर फूला नहीं समा रहा। हेडन एक अमीर और थोड़ा घमंडी किस्म का इंसान है जिसे लगता है कि उसने एक ऐसा जहाज बनाया है जो कभी डूब ही नहीं सकता। वो दावा करता है कि इस जहाज में ओरिजिनल वाले से ज्यादा लाइफ बोट्स हैं और ये हर खतरे से निपटने के लिए तैयार है। इस ऐतिहासिक सफर का हिस्सा बनने के लिए दुनिया भर से अमीर और फेमस लोग आए हैं। जहाज पर पार्टियों का दौर चल रहा है, लोग नाच गा रहे हैं और इस लग्जरी का मजा ले रहे हैं। इसी भीड़ में हमारी कहानी की हीरोइन एमी मैन भी है जो जहाज पर एक नर्स का काम कर रही है। एमी एक अच्छी और समझदार लड़की है और वो कोई और नहीं बल्कि कोस्ट गार्ड कैप्टन जेम्स मैन की बेटी है। उसके साथ उसकी दोस्त और कोवर्कर कैली वेड भी है। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब एमी का सामना होता है हेडन वॉल्श से। पता चलता है कि एमी और हेडन कभी रिलेशनशिप में थे, लेकिन हेडन के घमंड की वजह से उनका ब्रेकअप हो गया था। आज इतने सालों बाद वो फिर आमने सामने हैं। उनके बीच की अटपटी बातचीत से साफ पता चलता है कि दिलों के किसी कोने में फीलिंग्स अभी भी बाकी हैं। जहाज अपनी पूरी रफ्तार से अटलांटिक महासागर में आगे बढ़ रहा है। यात्री अपनी पार्टियों में गुम हैं और क्रू को लगता है कि ये एक नॉर्मल ट्रिप होने वाली है। जहाज के कैप्टन विल हावर्ड को हेडन की टेक्नोलॉजी पर पूरा भरोसा है। उन्हें लगता है कि 100 साल पहले जो हुआ वो आज तो हो ही नहीं सकता, लेकिन वो सब इस बात से अनजान है कि हजारों मील दूर ग्रीनलैंड में कुदरत एक ऐसी तबाही की स्क्रिप्ट लिख रही है जो उनके घमंड और उनके इस न डूबने वाले जहाज को चकनाचूर कर देगी। उधर ग्रीनलैंड में कैप्टन जेम्स मैन और डॉक्टर पैटरसन हेलीकॉप्टर से ग्लेशियरों पर नजर रखे हुए हैं और जो वो देखते हैं उससे उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। एक और ग्लेशियर टूटता है और इस बार जो सुनामी पैदा होती है वो पहले से कई गुना ज्यादा पावरफुल है। डॉक्टर पैटरसन के कंप्यूटर मॉडल दिखाते हैं कि यह सुनामी 800 मील प्रति घंटे की रफ्तार से अटलांटिक की तरफ बढ़ रही है। लेकिन सबसे डरावनी बात यह है कि यह सुनामी अपने साथ सिर्फ पानी नहीं बल्कि बर्फ के बड़े बड़े पहाड़ यानी आइसबर्ग भी बहाकर ला रही है। कैप्टन मैन को तुरंत समझ आ जाता है कि टाइटैनिक 2 सीधा इस सुनामी के रास्ते में है। वो फौरन जहाज से कांटेक्ट करते हैं। एक टेंशन बड़ी बातचीत में वो कैप्टन हॉवर्ड को आने वाले खतरे के बारे में बताते हैं। वो चेतावनी देते हैं कि एक विशाल सुनामी उनकी तरफ आ रही है और उन्हें फौरन अपना रास्ता बदलना होगा। लेकिन जहाज पर मौजूद हेडन वॉल्श अपने घमंड में अंधा इस वार्निंग को मजाक में ले लेता है। उसे लगता है कि उसका जहाज इतना मजबूत है कि कोई लहर या आइसबर्ग उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। कैप्टन हॉवर्ड भी हेडन के दबाव में आ जाते हैं। कैप्टन मैन अपनी बेटी एमी को भी कॉल करके चेतावनी देते हैं। वो उसे बताते हैं कि जहाज पर बहुत बड़ा खतरा है और उसे सेफ रहने की जरूरत है। वो उसे साफ साफ कहते हैं कि कुछ भी हो जाए लाइफ बोट्स में मत जाना, क्योंकि सुनामी की लहरें उन्हें खिलौनों की तरह पटक देंगी। इस कॉल से एमी बुरी तरह डर जाती है।
वो हेडन और जहाज के क्रू को समझाने की बहुत कोशिश करती है, पर कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं। समय रेत की तरह हाथ से निकलता जा रहा है। हर पल मौत का वो पहाड़ टाइटैनिक 2 के और करीब आ रहा है। और तभी कैप्टन हॉवर्ड और हेडन एक बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। वे जहाज की रफ्तार और तेज कर देते हैं, ये सोचकर कि वे सुनामी से आगे निकल जाएंगे। लेकिन यह फैसला उनकी सबसे बड़ी भूल साबित होता है। तेज रफ्तार से जहाज के एक इंजन पर जबरदस्त प्रेशर पड़ता है और वो खराब हो जाता है। अब जहाज की गति धीमी हो चुकी है और वो आने वाली तबाही का एक आसान निशाना बन गया है। और फिर वो पल आता है जिसका सबको डर था। दूर क्षितिज पर एक विशाल लहर दिखाई देती है जो किसी पहाड़ की तरह उनकी ओर बढ़ रही है। यात्री जो अब तक जश्न मना रहे थे अब डर से चीखने लगते हैं। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाए, सुनामी जहाज से टकराती है, लेकिन असली तबाही तो अभी बाकी थी। सुनामी की वो लहर अपने साथ एक बहुत बड़ा आइसबर्ग भी लेकर आई थी। ठीक 100 साल पहले की तरह वो बर्फीला पहाड़ टाइटैनिक 2 के साइड से पूरी ताकत से टकराता है। टक्कर इतनी जोरदार थी कि जहाज का एक बड़ा हिस्सा बुरी तरह बर्बाद हो जाता है। स्टील की मोटी चादरें कागज की तरह फट जाती हैं। जहाज का वो हिस्सा जहां लाइफ बोट्स रखी थीं, वो रैंप पूरी तरह से टूट जाता है। मतलब ज्यादातर लाइफ बोट्स अब बेकार हो चुकी थीं। जहाज के अंदर भगदड़ मच जाती है। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं। हर तरफ चीख पुकार मची हुई है। टक्कर से कई यात्री बुरी तरह घायल हो जाते हैं। एमी और कैली नर्स होने के नाते फौरन घायलों की मदद में जुट जाती हैं। हेडन वॉल्स, जिसका घमंड अब चकनाचूर हो चुका है, अपनी आंखों के सामने अपने न डूबने वाले जहाज को तबाह होते देख रहा है। उसे अपनी गलती का एहसास होता है। अब उसकी पहली प्राथमिकता लोगों की जान बचाना है, खासकर एमी की। टक्कर के कारण जहाज के निचले डेक में तेजी से पानी भर रहा है। हेडन और एमी को पता चलता है कि केली और कई दूसरे लोग नीचे के डेक में फंसे हुए हैं। वे दोनों अपनी जान की परवाह किए बिना उन्हें बचाने नीचे जाते हैं। लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। उधर ग्रीनलैंड में डॉक्टर पैटरसन को पता चलता है कि एक और सुनामी आ रही है जो पहली वाली से भी ज्यादा बड़ी और खतरनाक है। ये सुनकर कैप्टन मेन के होश उड़ जाते हैं। वो जानते हैं कि अगर ये दूसरी लहर जहाज तक पहुंच गई तो कोई नहीं बचेगा। इसी बीच टाइटैनिक 2 पर एक और भयानक हादसा होता है। पानी भरने और टक्कर के दबाव से जहाज के टरबाइन में एक जोरदार धमाका होता है। इस धमाके से जहाज में आग लग जाती है और कई क्रू मेंबर्स, जिनमें कैप्टन हॉवर्ड भी शामिल थे, मारे जाते हैं। अब टाइटैनिक 2 सिर्फ डूब नहीं रहा बल्कि जल भी रहा है। इतिहास खुद को दोहरा रहा था, लेकिन इस बार तबाही का मंजर कहीं ज्यादा खौफनाक था। अब जहाज पर हर कोई बस अपनी जान बचाने के लिए लड़ रहा था। हेडन, एमी और केली नीचे के डेक में फंसे हुए थे। चारों तरफ पानी भर रहा था और आग फैल रही। तो किसी तरह एक दरवाजे को तोड़ने में कामयाब होते हैं। एमी तो बाहर निकल जाती है, लेकिन जैसे ही केली निकालने की कोशिश करती है, एक भारी दरवाजा उस पर आ गिरता है और उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। अपनी दोस्त को आंखों के सामने मरता देख एमी टूट जाती है। हेडन उसे संभालता है और वे दोनों ऊपर के डेक की तरफ भागते हैं। उनका रास्ता बिजली के नंगे तारों और उबलते पानी से भरा है। एक सीन में उन्हें पानी से भरे एक कमरे को पार करने के लिए छत पर लगे पाइपों पर चढ़कर जाना पड़ता है। एमी का हाथ फिसलता है और वो लगभग नीचे गिरने ही वाली होती है, लेकिन हेडन अपनी जान पर खेलकर उसे बचा लेता है। एक खौफनाक अनुभव उन दोनों को एक बार फिर से करीब ले आता है। हेडन एमी से माफी मांगता है और मानता है कि ये सब उसकी गलती की वजह से हुआ है। वे जहाज के डाइविंग रूम तक पहुंचते हैं क्योंकि कैप्टन मेन ने उन्हें सलाह दी थी कि मदद आने तक कोई डाइविंग गियर ढूंढ ले, लेकिन वहां उन्हें सिर्फ एक ऑक्सीजन टैंक और एक स्कूबा सूट मिलता। ठीक उसी पल दूसरी और ज्यादा भयानक सुनामी जहाज से टकराती है। जहाज पूरी तरह से पलट जाता है। जो कुछ लाइफ बोट्स बची खुची थी वो भी इस लहर में तबाह हो जाते। अब बचने का कोई रास्ता नहीं था। यहाँ हेडन एक बड़ा फैसला लेता है। वो स्कूबा सूट और ऑक्सीजन टैंक एमी को दे देता है। एमी मना करती है, पर हेडन उसे समझाता है कि उसे जिंदा रहना होगा। अपनी जिंदगी कुर्बान करने से पहले हेडन एमी को किस करता है और कहता है कि अगर वो डूब जाए तो जब मदद आए तो उसे दोबारा जिंदा करने की कोशिश कर। ये एक दिल तोड़ने वाला पल था जहां हेडन अपने प्यार के लिए अपनी जान दे रहा था। कैप्टन जेम्स मेन अपनी बेटी को बचाने के लिए बेताब है। उनका हेलीकॉप्टर डूबते जहाज के ऊपर मंडरा रहा है, लेकिन फ्यूल खत्म होने की वजह से वो भी क्रैश हो जाता है। फिर भी कैप्टन मेन हार नहीं मानते। वो तैर कर डूबते हुए जहाज के अंदर जाते हैं ताकि एमी और हेडन को बचा सके। उन्हें एमी तो मिल जाती है जो स्कूबा सूट की वजह से जिंदा थी, लेकिन हेडन के लिए बहुत देर हो चुकी होती है। ठंडे पानी और ऑक्सीजन की कमी से हेडन की मौत हो चुकी थी। कैप्टन मेन किसी तरह एमी को लेकर बाहर निकलते हैं। जहाज अब अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। वो धीरे धीरे समंदर की गहराइयों में समा जाता है और अपने साथ ले जाता है सैकड़ों यात्रियों और उनके सपनों को।
फिल्म के अंत में हम देखते हैं कि कोस्ट गार्ड की बचाव नाव में एमी हेडन के बेजान शरीर से लिपट कर रो रही है। इस भयानक हादसे में बहुत कम लोग बच पाए थे, सिर्फ एमी और कुछ घायल यात्री जिन्हें हेडन ने पहले ही अपने हेलीकॉप्टर से भिजवा दिया था, वही जिंदा बचते हैं। इतिहास ने एक बार फिर साबित कर दिया था कि कुदरत की ताकत के आगे इंसान का घमंड कभी नहीं टिक सकता। टाइटैनिक 2 की यह कहानी हमें एक बहुत बड़ा सबक सिखाती है। ये हमें याद दिलाती है कि ग्लोबल वार्मिंग कोई मजाक नहीं बल्कि एक हकीकत है जो हमारी दुनिया को तबाह कर सकती है। ये कहानी इंसान के उस घमंड पर भी एक तमाचा है जो अक्सर उसे अपनी ही बनाई कब्र तक ले जाता है। आपको क्या लगता है, क्या इंसान कभी इतिहास से सबक सीख पाएगा या हम ऐसी ही गलतियां दोहराते रहेंगे? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपको ऐसी ही मजेदार और एक्शन से भरी फिल्मों की कहानियां हिंदी में सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को भी दबा देना ताकि हमारी कोई भी वीडियो मिस ना हो। देखने के लिए शुक्रिया।